उच्चतम न्यायालय के समक्ष एक केस में किराएदार की बेदखली की कार्यवाही में किराएदार ने अपने अभिवचन में यह कहा था कि दिल्ली रेंट कंट्रोल अधिनियम 1958 की धारा 22 के अंतर्गत भवन का स्वामी लोक धर्मार्थ संस्थान के बराबर नहीं था और उसे अपना कारोबार बढ़ाने के लिए भवन की आवश्यकता नहीं थी। स्टोव विचारण के दौरान किराएदार के वकील ने यह मान लिया कि स्वामी धर्मार्थ संस्थान था और इस कारण उसे भवन की आवश्यकता थी। स्टोव न्यायालय ने वकील के इस कथन को मुवक्किल पर बाध्यकारी मानकर निर्णय दे दिया। स्टोव उच्चतम न्यायालय ने कहा कि वकील बिना किसी विशेष प्राधिकार के ऐसे कथन अपने मुवक्किल की ओर से नहीं कर सकता। स्टोव इसलिए निर्णय गलत था। स्टोव किराएदार ने अपने खिलाफ खारिज करने की कार्यवाही की देखरेख के लिए एक व्यक्ति को अपना पावर ऑफ अटॉर्नी बनाया था। स्टोव उस अटॉर्नी ने किराए के बकाया होने की बात को स्वीकार किया। स्टोव यह स्वीकृति किराएदार पर बाध्यकारी हुई। स्टोव चेंज जहां शिकमी किराएदार के मामले में किराएदार के भाई ने शपथ पत्र पर आयकर अधिकारियों के समक्ष यह कथन किया था कि वह किराएदार था। दोनों भाइयों के मध्य अभिकर्ता अनुरूप संबंध न होने के कारण तथा किराएदार के हस्ताक्षर न होने के कारण उच्चतम न्यायालय ने अभी निर्धारित किया कि वह कथन किराएदार के विरुद्ध ग्राह्य नहीं है। स्टोव चेंज एजेंट का नियम सामान्यतः आपराधिक मामलों में प्रयुक्त नहीं होता। स्टोव अतः सोलिसिटर किसी तथ्य के विषय में स्वीकृति देकर अपने मुवक्किल को आबद्ध नहीं कर सकता। स्टोव अभियुक्त के पिता द्वारा किया गया कथन अभियुक्त को आबद्ध नहीं करता, चाहे वह अभियुक्त को अपराध में फंसाने वाला ही क्यों न हो। स्टोव धारा 30 के उपबंध अपवाद स्वरूप हैं। स्टोव अभियुक्त कार्यवाही का पक्षकार है, परंतु इसमें वह व्यक्ति शामिल नहीं है जिसके विरुद्ध अपराध किया जाता है। उसका कथन गवाह के रूप में आत्मखंडन के सिवा ग्राह्य नहीं है। स्टोव आपराधिक विधिशास्त्र का यह ज्ञात तथा सुपरिचित सिद्धांत है कि जो कोई भी किसी कार्य का आदेश देता है या अपराध करवाता है, यदि वह अपराध किया जाता है तो वह अपराध का दोषी है तथा आपराधिक कार्य उसका कार्य है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि अभिकर्ता बिल्कुल निर्दोष होता है तथा स्वामी दोषी निर्णित किया जाता है, जैसा कि विष देने के लिए शिशु या मूढ़ को नियोजित किए जाने के मामले में होता है। इसको भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अनुसार अभिकर्ता की स्वीकृति स्वामी के विरुद्ध बाध्यकारी है, परंतु अभिकर्ता की समस्वीकृति इस प्रकार ग्राह्य नहीं है। परंतु
आपराधिक विचारण में यदि अभिकर्ता के कथन द्वारा स्वामी को बाध्य करने का आशय है तो स्वामी और नौकर का संबंध सख्ती से साबित किया जाना चाहिए। स्टॉप आपराधिक मामलों में वकील द्वारा स्वीकृति के लिए विधि कोई प्रावधान नहीं करती। स्टॉप वकील द्वारा की गई कोई भी स्वीकृति अभियोजन को मामला साबित करने के कर्तव्य से मुक्ति नहीं प्रदान करती है। परंतु जब अभियुक्त का वकील साक्षी के रूप में कुछ तथ्यों को साबित करने के लिए उपस्थित होता है तो उपरोक्त सिद्धांत लागू नहीं होता। चेंज श्रीमती सुखदेई की संपत्ति के संबंध में एक अज्ञात महिला द्वारा रघुनाथ प्रसाद ने विक्रय विलेख निष्पादित कराया। अज्ञात महिला को सुखदेई के रूप में पेश किया गया। भारतीय दंड संहिता की धारा 419, 465 तथा 466 के अंतर्गत रघुनाथ प्रसाद तथा अन्य का सेशन न्यायालय के समक्ष विचारण हुआ। हस्तलेख विशेषज्ञ के परीक्षण के लिए मजिस्ट्रेट ने न्यायालय में सुखदेई के अंगूठे का निशान लिया गया। विशेषज्ञ ने विवादित विलेख पर अंगूठे के निशान की सुखदेई के नमूने के अंगूठे के निशान से तुलना की जो मजिस्ट्रेट के न्यायालय में लिया गया था। भैरव प्रसाद श्रीवास्तव अभियुक्त के वकील अभियोजन साक्षी के रूप में उपस्थित हुए तथा गवाही दी कि नमूने की अंगूठे की निशानी श्रीमती सुखदेई की थी। वकील द्वारा यह तर्क दिया गया कि अभियुक्त के वकील द्वारा स्वीकृति श्रीमती सुखदेई के नमूने की अंगूठे की छाप साबित करने में असफल रहा है। उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि अभियुक्त के वकील द्वारा दिए गए परिसाक्ष्य के आधार पर इस नियम को लागू करना असंगत है कि अभियुक्त अपने वकील की स्वीकृति द्वारा बाध्य नहीं है तथा कथन को सुसंगत निर्णित किया गया। चेंज पक्षकारों द्वारा किए गए बयान जो कि उन्होंने प्रतिनिधि की हैसियत से दिए हों, जैसे न्यासी, निष्पादक, प्रशासक आदि, तो केवल उस समय तक उनके द्वारा किया गया बयान जब तक कि प्रतिनिधि की हैसियत से ग्राह्य होता है। इस हैसियत के बने रहने के पूर्व या पश्चात की गई स्वीकृति अग्राह्य होती है। प्रतिनिधि की हैसियत ऐसे व्यक्तियों के पास होती है जैसे न्यासी, रिसीवर, निष्पादक, प्रशासक आदि। इनमें से किसी व्यक्ति द्वारा उस हैसियत के दौरान दिया गया कथन स्वीकृति का प्रभाव रखता है। किसी व्यक्ति द्वारा निजी हैसियत में दिए गए कथन उस पर प्रतिनिधि की हैसियत से बाध्य नहीं होंगे। जब एक से अधिक व्यक्ति संयुक्त दावा करते हैं या उन पर संयुक्त दावा किया जाता है तो एक के द्वारा की गई स्वीकृति दूसरों को तभी आबद्ध करेगी जब एक दावे की विषय वस्तु में वे
संयुक्ततः हितबद्ध हो। 2. स्वीकृति दावे की विषय वस्तु से संबंधित हो। और 3. स्वीकृति करने वाले व्यक्ति ने स्वीकृति को सह पक्षकार के साथ संयुक्ततः हितबद्ध होने की हैसियत में किया हो। किसी अन्य हैसियत से किया गया कथन ग्राह्य नहीं हो सकता। ऐसे व्यक्तियों के कथन जो कार्यवाही के पक्षकार तो नहीं है, परंतु कार्यवाही की विषय वस्तु में धनीय या सांपत्तिक हित रखते हैं, पक्षकारों के प्रति स्वीकृति माने जाते हैं। अगर वे कथनकर्ता के हित के संबंध में हो। ऐसा व्यक्ति जिसका कार्यवाही की विषय वस्तु में सांपत्तिक अथवा धन संबंधी हित हो, उसका उस समय में किया गया बयान जबकि उसका हित चल रहा हो, साक्ष्य के रूप में ग्राह्य होता है।